खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। सवर्ण एक ऐसी पोटली है जिसमें आप हाथ डालिएगा तो आपको चांदी की और सोने की मुहरें भी मिल सकती हैं और अंदर बैठा हुआ कालिया नाग भी मिल सकता है। अब आपकी किस्मत इस पे बहुत ज़्यादा जोरदार असर करेगी कि आपको मुहरें मिल रही हैं या कालिया नाग। फिलहाल गिरिराज सिंह ने इस पोटली में अपने हाथ को डाल दिया है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी आई है, कहीं इससे बेचैनी तो आप लोगों में नहीं ना है? क्योंकि गिरिराज सिंह अभी तक आज तक उन्होंने कभी याद नहीं किया था परमेश्वर मुखिया को। आज पोस्ट लगा रहे हैं, तेजस्वी जी मोकामा जा रहे हैं, नीतीश जी भी कई लोगों को अपने आसपास रखना शुरू कर चुके हैं जो कि सवर्ण है। हो क्या रहा है? हालांकि गिरिराज सिंह जी और नीतीश जी में कितना पट्टा, इस बात पे तो सवाल हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन चुनाव में दोनों साथ दिखे थे और लगा था कि कुछ रिश्तों में खटपट जो थी वो ठीक हो गई। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद जब मंत्रिमंडल से नीतीश जी ने अपने आप को अलग कर लिया था मोदी, और उसके बाद कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टियों में घूम रहे थे, तो हमला तो गिरिराज सिंह ने कर ही दिया था। भाजपा के जो नेता हैं वो बनिया जाति से आते हैं जी। हमारे प्रधानमंत्री, और जदयू के जो नेता हैं या बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं ये कुर्मी जाति से आते हैं। इनका वोट बैंक का संख्या बहुत कम है जी। तो ये बात तो जरूर है कि अगर ये सत्ता में बैठे हैं तो सिर्फ कुर्मी के वोट से तो नहीं बैठे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल इनको सब जाति का वोट मिला है जी। तो इनकी पकड़, इनकी पैठ, इनकी पहुंच सब जाति में। नमस्कार, पंचनामा में आपका स्वागत है। मेरा नाम नमन मिश्रा है, मैं सेल का संपादक हूँ। अगले 10-15 मिनटों तक आप जो खबर देखने वाले हैं, इस खबर में खबरों की चीर-फाड़ होगी। वो सब कुछ होगा जो आपकी नग्न आंखें देख नहीं पाएंगी, मगर देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई अक्सर कड़वी होती है और कड़वी चीज़ों से सेहत अच्छी होती है। तो सेहत बुलंद करने के लिए 15 मिनट तक हमें समय दीजिए। बिहार की राजनीति की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे खबर की बात करने जा रहे हैं जो आपको शायद नहीं पता चली होगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने सहूलियत और स्वायत्ता के तहत इन खबरों को दिखाना बंद कर दिया है, लेकिन खबर है तो दिखानी पड़ेगी। गिरिराज सिंह के फेसबुक पर प्रोफाइल या पेज पर जाइए, जाकर आज का उनका पोस्ट सारा खोल कर देखिए। कुछ अलग आपको लगे तो बताइए, अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो मैं बता देता हूँ। गिरिराज सिंह ने आज फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने परमेश्वर मुखिया को याद किया है। उनकी पुण्यतिथि है आज ही के दिन उन्हें उनके पैतृक स्थान गांव में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पटना में बवाल हुआ था। भूमिहार समाज काफ़ी आक्रोशित हुआ था। नीतीश कुमार के तत्कालीन जो डीजीपी थे अभयानंद जी, बहुत मुश्किल हुई थी उन्हें बिहार पटना को कंट्रोल कर पाना। आरा से पटना तक 500 गाड़ियों का काफिला लग गया था। और आज भी भूमिहार समाज इस बात का कहीं ना कहीं आरोप नीतीश कुमार पर ही लगा देता है कि उनके कार्यकाल में ऐसी घटना हुई। अब देखिए, परमेश्वर मुखिया की जो राजनीतिक उनका जीवन रहा है या सामाजिक जीवन रहा है, ये डिबेटेबल रहा है। जहाँ एक तरफ कुछ लोग उन्हें अतिताई कहते हैं, आतंकवादी तक कह देते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा समूह है जो उन्हें अपना नेता मानता है, जो जानता है कि बिहार में जो राजनीति हुआ करती थी, जातिगत संघर्ष होता था, मान लिया, और उनका संघर्ष बड़ा फेमस रहा है। बिहार में नक्सलवाद कितना है ये भी आपको पता है। और उस दौर में जब नरसंहार हुआ करते थे, उस दौर के इन्हें नेता माना जाता है, भगवान कई लोग मानते हैं। और इसलिए गिरिराज सिंह जो कि समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, जिसके परमेश्वर मुखिया भी हैं नेता, तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह ने आज तक परमेश्वर मुखिया को कभी याद नहीं किया था। पिछले कई सालों के पोस्ट हमने उनके फेसबुक पेज पर टटोले थे, हमें तो नहीं मिला। अगर आपको मिला हो तो आप जरूर हमें भेजिए, हो सकता है हमारी जो रिसर्च है वो गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कमेंट में भी कई लोगों ने इस बात को स्पेशली अंकित किया था कि गिरिराज जी आपको कैसे याद आ गए मुखिया जी आज इतने दिनों बाद। बिहार में जो जातिगत संघर्ष है, इसका दौर फिर से शुरू हो गया है। राजनीतिक तौर पर यह संघर्ष अलग अलग पार्टियों के तौर पर देखा जा सकता है। बिहार में कुशवाहा की अलग पार्टी है, मांझी जी की अलग पार्टी है, नुनिया बिन मलाह की अलग पार्टी है, यादवों की पार्टी राजद कही ही जाती है। नीतीश कुमार जब से आरसीपी सिंह और अपने कुछ और पसंदीदा लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं,
तो नीतीश कुमार की पार्टी को भी कुर्मी की पार्टी कह दिया जाता है, भाजपा को सवर्णों की पार्टी कह दिया जाता है, कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कह दिया जाता है। और ऐसे ही कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में चलता रहता है। लेकिन एक नई पार्टी बिहार में आई है जिसका नाम है राजपा, RJJP। अब इस पार्टी के जो नेता हैं वो हैं आशुतोष कुमार, जो कि भूमिहार हैं और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष भी रह चुके हैं राष्ट्रीय। और तो कुछ दिन पहले गांधी मैदान में एक रैली भी की थी जिसमें उन्होंने भूमिहारों को पूरा न्योता दिया था। और उस रैली को लेकर भी डिबेट है कि रैली सफल रही असफल रही, भूमिहार नहीं आए। हालांकि उस रैली में भूमिहार के कई नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन गिरिराज सिंह समेत कई नेता कोई वहाँ पहुँचा नहीं। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उस मंच पे भूमिहारों के नाम पर एकजुटा नहीं हो पाया। अब इस मंच ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है और जिस समय ये पॉलिटिकल पार्टी बनती है उसके 2 दिन बाद गिरिराज सिंह को अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया याद आते हैं तो सवाल तो यहाँ ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाता है कि कहीं इस डर से तो नहीं आ गए याद कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई है जो कि भूमिहारों के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी पूरे बिहार में कर सकती है, डर जो भी हो। वहीं दूसरी तरफ एक और हवाला दिया जा रहा है कि चुनाव नज़दीक है और गिरिराज सिंह को ये बात पता है कि जो सवर्ण वोटर हैं वो नीतीश कुमार से खासतौर पे भूमिहार समाज के लोग काफ़ी नाराज हैं। ऐसे में अगर इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है वोट मांगने में, खासतौर पे सवर्णों से। अब इन्हीं सब सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ देख रहे होंगे आप बगल में एक विशेष हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं। इनका नाम आपको पता ही है, ये हमारे साथ पॉलिटिकल डिबेट्स में बैठते हैं। ज्योति पांडे नाम है इनका, जो राजनीतिक पार्टी बिहार की सत्तारूढ़ है JDU, उसके सदस्य भी हैं। नीतीश कुमार के कुछ करीबी लोगों में से इनका नाम आता है। तो ये सवाल सीधा इनसे पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। ज्योति जी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी आई है कहीं इससे बेचैनी तो आप लोगों में नहीं ना है? क्योंकि गिरिराज सिंह अभी तक आज तक उन्होंने कभी याद नहीं किया था ब्रह्मेश्वर मुखिया को, आज पोस्ट लगा रहे हैं, तेजस्वी जी मोकामा जा रहे हैं, नीतीश जी भी कई लोगों को अपने आसपास रखना शुरू कर चुके हैं जो कि सवर्ण है। हो क्या रहा है? देखिए, जिस ढंग से स्वर्ण ये 20-25 साल के शासनकाल में सोया हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था और अपने आप को स्वर्ण के जितने युवा थे ठगा महसूस कर रहे थे। तो उस स्थिति में ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच एकता जो भी बना के ये लोग भूमिहारों को जगाने का काम किया। तो उसी में एक हैं वल्लभ बादशाह करके, वो सबसे पहले फेसबुक पे एक पोस्ट डाले जी कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का हम लोग आज के दिन सब लोग DP में फोटो लगाएंगे जी। क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया जिस ढंग से उग्रवाद के खिलाफ या माले के खिलाफ या स्वर्णों का अस्मिता बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने हथियार उठाया, आंदोलन छेड़ा, तो ये युवा लोग उनको कहीं ना कहीं से एक रिस्पेक्ट आदर्श मानते हैं जी। इस वजह से सभी लोगों ने जब DP लगाने का वो पोस्ट आप देखेंगे, जब वो शेयर हुआ तो बहुत सारे लोग ने उसको शेयर किया और सहमति जताई। तो गिरिराज सिंह को भी लगा होगा कि हमें भी लगाना चाहिए। मतलब ये जो फेमस हो गया सडनली कोई चीज वायरल हो गया तो उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये भी अपना लगाए। वैसे इसके पहले भी तो राजनीति है क्योंकि पॉलिटिक्स वाली बात है। गिरिराज सिंह पहले भी हम नीतीश कुमार जी के बारे में बोले थे कि वो इनका इफ्तार का भोज देते हैं, फलहार का भोज। जी, मांझी जी के साथ जो इफ्तार पार्टी हुई। हाँ, तो फलहार का भोज नहीं देते, उन्हें फलहार का भोज देना चाहिए। तो फलहार का तो गिरिराज सिंह बोले जरूर थे पर किए नहीं कभी जी। लेकिन इस बार वो बिना बोले किए हैं जी। हाँ, कभी कोई घोषणा नहीं किया। मतलब देखिए, सवाल सीधा है, आप जिस गठबंधन में है उस गठबंधन के सहयोगी हैं। हालांकि गिरिराज सिंह जी और नीतीश जी में कितना पट्टा, इस बात पे तो सवाल हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन चुनाव में दोनों साथ दिखे थे और लगा था कि कुछ रिश्तों में खटपट जो थी वो ठीक हो गई। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद जब मंत्रिमंडल से नीतीश जी ने अपने आप को अलग कर लिया था मोदी,
और उसके बाद कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टियों में घूम रहे थे, तो हमला तो गिरिराज सिंह ने कर ही दिया था। लेकिन तब से चुप है, क्यों चुप है? और अब भूमिहारों की याद क्यों आ रही है? कहीं नीतीश कुमार पर हमला करने के लिए फिर भूमिहारों का सवाल तो नहीं करना चाहते हैं? नहीं, भूमिहार जिस तरह से जागा है, और एक चीज तो है कि भूमिहार जागा है, ब्राह्मण जागा है, ये लोग अब जागा है, और ये वर्ग एक बुद्धिजीवी वर्ग है, ये सवाल करना जानता है जी। ये सरकार के सुविधाओं पे जीने वाला वर्ग नहीं है जी। आप सुविधा दें छीन लें, इससे भी इस वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये हर परिस्थिति में जीना जानता तब है। आरक्षण की मांग क्यों उठती है? तब आरक्षण खत्म करने की बात क्यों उठती है? हाँ, आरक्षण की मांग इसलिए, ये देखिए जनरली लोगों इसमें 2-3 वर्ग थे। जी। कुछ वर्ग जो गरीब वर्ग थे उनके लिए आरक्षण की मांग हो रही थी कि इन्हें भी आरक्षण दिए, क्योंकि सब तो अमीर नहीं है। जी। जी। और एक वर्ग था कि आरक्षण से बहुत फायदा नहीं हुआ है, इसलिए इसको समाप्त करने की भी बात कर रहे थे। जी। लेकिन सरकार के पास सब तरह की बात गया, उनको लगा कि नहीं आरक्षण देना है, इसलिए सरकार ने आरक्षण दे दिया। मतलब भाजपा का जो कोर वोट बैंक है सवर्णों का कहा जाता है, माना भी गया है इसे, अगर भाजपा नीतीश के साथ रहती है तो इसे बहुत अपने वोट बैंक की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन नीतीश से अलग होते ही भाजपा को कहीं ना कहीं चिंता बढ़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी उस वोट बैंक का कहीं ना कहीं हिस्सा है। शहरी क्षेत्रों में नीतीश कुमार अपना भाजपा की सीटें काट कर अपनी सीट मांगने जा रहे हैं। खबर ये भी आई है कि पटना के कुछ भाजपा विधायकों का भी टिकट कटेगा और जदयू के वहाँ प्रत्याशी उतरेंगे। ऐसी परिस्थितियों में कहीं भाजपा का प्लान भी तो नहीं ना है कि सवर्णों को एकजुट कर लीजिए, और ये जो पार्टी बनी है कहीं भाजपा की बी टीम तो नहीं ना है आशुतोष कुमार की पार्टी? भाजपा के जो नेता हैं वो बनिया जाति से आते हैं जी। हमारे प्रधानमंत्री, और जदयू के जो नेता हैं या बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं ये कुर्मी जाति से आते हैं। इनका वोट बैंक का संख्या बहुत कम है। जी। तो ये बात तो जरूर है कि अगर ये सत्ता में बैठे हैं तो सिर्फ कुर्मी के वोट से तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनको सब जाति का वोट मिला है। जी। तो इनकी पकड़, इनकी पैठ, इनकी पहुंच सब जाति में। जी। तो इनसे अलग हो जाने के बाद आज जैसे आज तेजस्वी जी मोकामा गए, देखे कल मोकामा जाके दौरा किए, तो उसी तरह इनसे अलग होने के बाद कोई भी दल हो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जी। पर नीतीश जी को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा सा चेतने की जरूरत है। इन्हें सब जातों पे ध्यान देने की जरूरत है। मतलब एक तरफ हम देखते हैं ज्योति जी की भाजपा ने इस बार भी राज्यसभा में प्राथमिकता दी है, एक भूमिहार को भेजा है, यहाँ तक कि राजद ने भी भूमिहार को भेजा है। लेकिन जदयू की तरफ से हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा सवर्णों को रिवार्ड नहीं किया जा रहा है आपकी पार्टी में। अगर हम नीतीश कुमार के दाएं तरफ अब आजकल देख रहे हैं तो जो कुर्सी आरसीपी सिंह की हुआ करती थी, आजकल अशोक चौधरी वहाँ बैठते हैं। हाँ, तो आरसीपी बाबू तो गांव में क्वारंटाइन है, वो अपना गांव में अभी है, लॉकडाउन पीरियड गांव में बिता रहे हैं। उस बीच में उनकी कुर्सी को हिला रहे हैं क्या अशोक चौधरी? नहीं, कुर्सी क्या हिलाएंगे? नहीं, जैसे कि हम जो दर्शक भी हैं वो भी लगातार देख रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी है कि जदयू एक ऐसी पार्टी है कि नीतीश के बाद की जो कुर्सी है उसके लिए जबरदस्त संघर्ष होता रहता है। अब इसी कुर्सी पर बैठने के लिए एक तरफ संजय झा है, संजय सिंह बहुत दिन तक प्रयासरत रहे हैं, आरसीपी सिंह की नाम आती है, बार बार चर्चा होती है। देखिए, जो कोरोना काल था, कोरोना काल के जो योद्धा थे उन्हीं को काम करना था जी। और मानवता के खातिर नेता को जाके जो भी आगे बढ़ के काम करना था, जनता के बीच में जाना था या योद्धा को देखरेख करना था जो भी कोरोना से लड़ रहे थे। तो आरसीपी बाबू ने सोचा कि हम गांव में ही रह के गांव को क्यों नहीं ठीक करें, गांव को ही क्यों नहीं एक मॉडल बनाएं, एक अच्छा गांव बनाएं। इस सोच के साथ वो गांव में जाके पूरा समय अपना बिताया। और उनसे तो सब नेता को एक बार सीखना चाहिए कि पहले गांव जाके देखें, अपने गांव देवता को, कुल देवता की आराधना करें। गांव जब ठीक रहेगा तो ही आपका बाहर ठीक रहेगा। मतलब आपकी पार्टी में नंबर 2 आरसीपी सिंह है, डिबेट नहीं है? हाँ, इसमें कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट नहीं है। एक डिबेट हो रहा है, इस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है हम लोगों को कि ये जो पार्टी बनी है राजपा RJJP, इस पार्टी के बनने के बाद कुछ लोग ये बात उठाना शुरू कर दिए हैं कि ये तेजस्वी यादव को इससे बहुत फायदा होने वाला है, सवर्णों के वोट बैंक में सेंधमारी करेगी,
कहीं ना कहीं भूमिहारों को राजद और माफ कीजिए भाजपा और जदयू से अलग करेगी और उसका फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी को मिलेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो आप बोले हैं ये 100% सत्य बात बोले, जी क्योंकि हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा वर्ग अभी नाराज तो चल रहा है, जी जो भी हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, वो हमारे दल से नाराज चल रहा है। जी तो उस बीच में ये पार्टी बना लिए हैं, और चूंकि इन लोग एक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, जी असंतोष जो है उसको भुला रहे हैं, उसको बना रहा है, तो निश्चित है कि वो वर्ग का फायदा तेजस्वी जी को जा सकता है। लेकिन अगर सरकार ध्यान दे देगी तो नहीं जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि हम लोग तो जा ही रहे हैं सब जगह, सबसे मिल रहे जी। हैं, तो जानकारी तो मिलते रहता है। सवर्णों की बात कीजिएगा तो देखिए ऐसे ही फूक फूके कदम रखते हैं बिहार के सारे राजनीतिज्ञ। भले ही हमारे साथ बैठे हैं ज्योति पांडे जी विश्लेषक के भूमिका में निष्पक्ष होकर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे फूक फूक कर अपनी बातों को रख रहे हैं। साफ बात है, सवर्ण एक ऐसी पोटली है जिसमें आप हाथ डालिएगा तो आपको चांदी की और सोने की मुहरें भी मिल सकती हैं और अंदर बैठा हुआ कालिया नाग भी मिल सकता है। अब आपकी किस्मत इस पर बहुत ज़्यादा जोरदार असर करेगी कि आपको मुहरें मिल रही हैं या कालिया नाग। फिलहाल गिरिराज सिंह ने इस पोटली में अपने हाथ को तो डाल दिया है और आज जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया है, उनके पोस्ट पर अप्रिसिएशन यानी कि उनको बधाई और अच्छी बातें कहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और राजद के लोग भी उन्हें अच्छी खासी रगड़ रहे हैं उस कमेंट करके उस पोस्ट पर कि आपको परमेश्वर मुखिया की याद आ गई, आपने अपनी असली जो आइडियोलॉजी है वो दिखा दी। और जो परमेश्वर मुखिया के वास्तविक समर्थक हैं उन्होंने भी उस पोस्ट पर उनकी धज्जियां उड़ाई हैं और कहा है कि आप चुनाव देखकर और एक नई विकल्प जो बिहार में आई है उसको देखकर आप नए नए मुल्ला बन रहे हैं, इससे फायदा होने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति में इसी तरह से हमारा पंचनामा लगातार जारी रहेगा। चीड़ फाड़ करने की हमें आदत है और चीड़ फाड़ देखने की आपको भी आदत हो गई है, तो आदत हो ही गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ये रिश्ता बना रहे। और कल इसी समय में किसी और खबर की चीड़ फाड़ करेंगे, तब भी इसी लहजे में चीड़ फाड़ होगी। हो सकता है कि ज्योति पांडे जी भी हमारे साथ, हो सकता है कि बाबा भी हो सकता है कोई नया गेस्ट भी हो। तो इस खबर को देखने के लिए इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब किए रखिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो जहां बैठे रहिएगा ना वहीं पे खबर सटाक से गिर जाएगा मोबाइल पे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।